अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग हमारा जो मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर करने वाले हैं आफ्टर इम्यूनोलॉजी। एंड आई वुड से पहले मैं ये बोलता था कि ये जस्ट रीड के हैं, इतनी ज्यादा हाई यील्ड नहीं है जो प्रीवियस लेक्चर था कल वाला स्पेशली। लेकिन था तो हाई यील्ड, लेकिन याद करने का था। उसी तरह आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज्यादा हाई यील्ड है। अगर मैं बोलूं कि इम्यूनो में चार टॉपिक सबसे ज्यादा हाई यील्ड है तो वो यही चार हैं जो आज हम करने वाले हैं होपफुली। जिसमें हमारा क्या है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, और क्या है, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हैं, और आखिर में हम कोशिश करेंगे अगर हम कवर कर सके तो फिर हम क्या करेंगे, चाइल्डहुड इम्यूनोडेफिशिएंसीज या हेरिडिटरी जो इम्यूनोडेफिशिएंसीज है। और टू बी ऑनेस्ट दीज आर द वाइडली टेस्टेड और सबसे ज्यादा हाई कॉन्सेप्ट्स हैं इम्यूनो के अंदर, और इनको बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से करना है। अगर इम्यूनो मतलब बोले ना, ये चारों टॉपिक्स हैं बस। वैसे तो WBC, टी सेल, ये वो, ऐसे वैसे वो रट्टे की बातें होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन ये है वह है, वो खुद ही हो जाता है। लेकिन इनको बहुत समझ के करना होता है। So we are starting from the page number 110, which is about the hypersensitivity reactions. And the reason behind starting with hypersensitivity reaction is, एक बार हमें hypersensitivity reaction समझ आ गए तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स एंड ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस बहुत आसानी से समझ आते हैं। तो आई होप कि सबने ज्वाइन कर लिया है, तो हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छे से समझना है, अगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे बता दे कि मुझे सही से समझ नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर सोचें कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है क्या चीज, तो क्या लगता है आप लोगों को क्या चीज है? ठीक है। ठीक है, आप बताओ। सेम। ठीक है। देखिए, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बेसिकली क्या है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसका काम क्या होता है, एक पर्टिकुलर फॉरेन एंटीजेंस, एंटीबॉडीज और इन सब चीजों को डिटेक्ट करना, और उसके अगेंस्ट एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देना। याद है हम लोग पढ़ते थे एविडिटी, स्पेसिफिसिटी, यानी ये रिस्पॉन्स बहुत ही एक टारगेटेड होना चाहिए, बहुत ही स्पेसिफिक होना चाहिए, और बहुत ही लिमिटेड होना चाहिए। और लिमिटेशन में हमारे कौन से सेल्स काम करते थे? इंटरल्यूकिन 10 और टी रेगुलेटरी सेल्स काम कर रहे होते थे, उस इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट भी किया जाता था, और बहुत ही एक लिमिटेड रिस्पॉन्स आता था। भले वो एंटीबॉडीज के थ्रू हो, भले वो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के थ्रू हो, भले वो डायरेक्टली टी सेल्स के थ्रू हो। और हमारे इम्यून सिस्टम को ये बात पता होती है कि दिस इज सेल्फ एंटीजन, ये फॉरेन एंटीजन तो है इन्वायरमेंटल, लेकिन वो क्या है, वो फॉर सपोज इन्वायरमेंटल एंटीजन है विच इज नॉन टॉक्सिक टू द ह्यूमंस, टू दिस पर्सन। मिसाल के तौर पे कोई पोलेंस है, डस्ट है, मिट्टी है, एक इंसान है, उसका एक्सपोजर कितना ज्यादा हो सकता है मिट्टी के साथ। तो हमारे यहाँ कोई खाने की कोई चीज है, कोई पीनट्स है, कोई राइस है, इस तरह से कोई भी खाने की चीज है, तो हमारा इम्यून सिस्टम इस चीज के लिए अवेयर होता है कि भाई ये चीज क्या है, ये मेरे लिए फॉरेन बॉडी तो है, इन्वायरमेंटल एंटीजन तो है, बट दिस इज नॉन, बोले टॉक्सिक, या फिर नुकसान देने वाली नहीं है। तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट किरदार होता है इम्यून सिस्टम के अंदर, कि इम्यून सिस्टम इस चीज को आइडेंटिफाई करे और उस चीज के वो देखते हुए इम्यून रिस्पॉन्स दे। तो अगर हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में क्या आता है, इस तरह का कोई इशू आता है जिससे वो क्या करेगा, वो इम्यून रिस्पॉन्स सही से नहीं दे पाएगा, या तो एग्जैजरेटेड देगा, या फिर उन एंटीजेंस के खिलाफ देगा जिन एंटीजेंस को नॉर्मली वो छोड़ देता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस दीज आर नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। अब हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इतने ज्यादा सिंपल नहीं है, ठीक है। किस तरह से, ये दरवाजा तो दे दो। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इतने ज्यादा सिंपल नहीं है। वो कैसे, कि इनमें हर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं असले में। कैसे मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होते हैं? फॉर सपोज कुछ में क्या होता है, IgE एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है,
कुछ में क्या होता है कि कोई हमें इन्फेक्शन हुआ था और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने थे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एंटीबॉडीज हमारे सेल्यूलर एंटीजेंस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, टिश्यूज एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और कहीं पे क्या होता था कि वो एंटीबॉडीज जिस एंटीजन के खिलाफ बनते थे वो कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, और वो बहुत एग्जैजरेटेड होता है, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, एंड अल्टीमेटली वो कॉम्प्लेक्सेस टिश्यूज में जाके डिपॉजिट होते हैं। एंड इसके अलावा एक और मैकेनिज्म ये था कि वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली हमारे CD8 4 और CD8 T सेल्स, जिनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी बोलते हैं, वो फॉरेन एंटीजन या हमारे अपने टिश्यूज की एंटीजन को वो क्या देखते हैं, एज अ फॉरेन एंटीजन करके देख रहे होते हैं, हमारे अपनी पेप्टाइड्स को, हमारे अपने सेल्स को, और वो क्या करते हैं, डायरेक्टली डैमेज कर रहे होते हैं किसको, हमारे टिश्यूज को, हमारी में भी स्किन को। तो ये चार मैकेनिज्म ऑफ एक्शंस हैं किसके, इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के, और इनको हम नाम देते हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो जैसे कि मैंने बताया कि टाइप 1 क्या था, IgE मीडिएटेड, और इसको हम क्या दूसरे लफ्जों में बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी बोला जाता है। ठीक है। दूसरा कौन सा मैंने बताया, टाइप 2 में मैंने ये पूरा सेंटेंस में बता दिया कि क्या होता है, एंटीबॉडीज उन एंटीजेंस पे बाइंड होती हैं जो सेल के साथ या टिश्यूज के साथ अटैच है। ये बात याद रखनी है, बहुत मेजर डिफरेंस है 2 और 3 में। और उसको हम क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम क्या है, इट इज नोन एज, इसका दूसरा क्या नाम है, नहीं सेल मीडिएटेड, हाँ मेरे ख्याल से एसिड, जो डर्टी मेडिसिन बता रहा होता है, तो ये एक तरह से क्या है, दिस इज द सेल मीडिएटेड एंटीजन। वो क्या कर रही है, एंटीबॉडी वहां पे अटैक कर रही है, छोड़ दें इसके दूसरे नाम को क्या कहते हैं। एंड द थर्ड टाइप वाज जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कैसे बन रहे हैं, इस बार जो एंटीजन है वो क्या है, फ्रीली डिस्पर्स्ड है हमारे सीरम या टिश्यू स्पेसिस के अंदर, और उनके साथ जाके एंटीबॉडी बन रही है। अब नॉर्मली तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे होते हैं, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना, तो वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या हो रहा है, एग्जैजरेटेड बन रहा है। समझ में आ गई। इन द फोर्थ वाज सिंपली डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें डायरेक्टली CD8 सेल्स क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं हमारी अपनी बॉडी की एंटीजेंस को, वो क्या परसीव कर रहे हैं, परज्यूम कर रहे हैं कि वो एक फॉरेन एंटीजन है। समझ में आ गया बेसिक। अभी हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं क्या, बेसिक समझ में आ गया। सो लेट्स स्टार्ट विथ, अब हम स्टार्ट करते हैं विद द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और इसके अंदर क्या हो रहा होता है। तो जिस तरह से मैंने बोला कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, कि हमारी बॉडी क्या करती है, फॉरेन एंटीजेंस को या तो ज्यादा रिएक्शन दे रही होती है, या उन एलर्जेंस को रिएक्शन दे रही होती है जो नॉर्मली हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। तो इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन ऐसा ही कुछ हो रहा होता है, बट द मैकेनिज्म इज डिफरेंट। उसकी वजह से क्या होती है, प्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है, सिवियरिटी डिफरेंट होती है, एंटीबॉडीज अलग इन्वॉल्व होती है। कैसे होता क्या है कि हमारी बॉडी इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या कर रही होती है कि जो फॉरेन इन एक्सटर्नल एनवायरमेंटल पार्टिकल्स हैं, एंटीजेंस हैं, उनके लिए नॉर्मली बॉडी क्या कर रही होती है, उनको इग्नोर कर रही होती है कि भाई ये जो है वो नुकसानदेह नहीं है, इसको छोड़ दो, ये एक नॉर्मल एनवायरमेंटल एंटीजन है। फॉर सपोज पोलन है, डस्ट है, कोई फूड है, कोई बीज से किसी की एलर्जी होती है, कोई ड्रग्स से हो रही होती है, ठीक है, नॉर्मली बॉडी क्या करती है, छोड़ देती है उनको। लेकिन इन पर्सन्स में क्या हो रहा होता है, जैसे ही इनका उस एंटीजन से एक्सपोजर होगा, तो उनकी बॉडी क्या करेगी, प्रोडक्शन ऑफ द IgE एंटीबॉडीज स्टार्ट कर देगी। फर्स्ट टाइम एक्सपोजर पे क्या हुआ, प्रोडक्शन ऑफ द IgE एंटीबॉडीज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंसिटाइजेशन। सही है। कल जो चार्ट दिखाया था याद है, मैंने इसी वजह से दिखाया था क्योंकि आज ये हमें समझना था, तो आई होप कि कल वाली डायग्राम आपको समझ आए। अब क्या होता है, वो IgE एंटीबॉडीज जब बन जाती हैं ऑन द फर्स्ट एक्सपोजर, वो जाके कहाँ लग जाती हैं, मास्ट सेल्स में।
अब जैसे ही दोबारा उस बंदे का, उस इंसान का री एक्सपोजर टू दैट पर्टिकुलर एंटीजन होगा, तो क्या होगा? देयर विल बी मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन, और उसके अंदर क्या होंगी? बहुत सारी चीजें रिलीज होंगी, जिसमें हिस्टामीन्स हैं, ल्यूकोट्राइन्स हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, जो कि क्या करेंगे? रेडनेस, इचिंग, वेजोडाइलेशन, एडिमा। और अब ये रिएक्शन दो तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है। ये तो समझ आ गया भाई, फॉरेन एंटीजन है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये समझ आ गई ना पैथोफिजियोलॉजी। अब ये जो रिएक्शन है ना, ये दो तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है। क्यों, कैसे? आप सोचो, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ये जो एलर्जिक राइनाइटिस है, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस है, एस्थमा है, ये भी टाइप 1 में आता है, और एनाफाइलेक्टिक शॉक भी टाइप 1 में आता है। तो ये कैसे? एक्जिमा जो हम पढ़ रहे होते हैं नॉर्मली, तो वो भी किस में आ रही होती है? टाइप 1 में। एटोपी जिसको हम बोलते हैं, वो भी टाइप 1 में आ रही होती है, और जो है वो एनाफाइलेक्टिक शॉक भी टाइप 1 में आ रहा होता है। ये कैसे? देख, शाबाश। अब ये रेस्पॉन्स क्या होगा? मे बी सिस्टमिक होगा, मे बी लोकलाइज होगा, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर टू दी व्हाट एंटीजन, डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन ऑफ द बॉट। हमारे इम्यून सिस्टम की बेसिस पे वो रेस्पॉन्स लोकलाइज भी हो सकता है, जिसमें हमें क्या होता है, नॉर्मली किसी मिट्टी वगैरह, धूप से, और इससे क्या होता है, स्नीजिंग वगैरह हो रही होती है, किसी की आंखों में पानी बह रहा होता है, कोई एक्जिमा हो जाता है, खारिश वगैरह हो जाती है, या मे बी लोकलाइज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होती है टू दी डस्ट, टू दी पोलेंस, टू दी मे बी कोई भी डेंडर, एनिमल डेंड्रल वगैरह हो गया, तो उससे क्या हो रहा होता है? लोकलाइज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है। फ्रॉम दिस हमने क्या समझा कि मे बी दिस प्रेजेंस इज लोकलाइज, या फिर दिस कैन लीड टू मैसिव व्हाट वेजोडाइलेशन, हाइपोटेंशन एंड ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं? एनाफाइलेक्टिक शॉक। और वो ज्यादातर किन से हो रहा होता है? जब ये रिएक्शन बहुत ज्यादा सिवियर हो, जैसे कि मे बी बार बार एक चीज से री एक्सपोजर हो रहा है, किसी को पीनट एलर्जी, उसने एक बार खाया, दो बार, तीन बार, अब क्या होता है? हर बार क्या होगा? बॉडी में ज्यादा आईजी एंटीबॉडीज बनेगी, हर बार क्या होगा? ज्यादा अटैचमेंट टू द मास्ट सेल होगी, हर बार क्या होगा? ज्यादा डीग्रेन्युलेशन होगी, तो अल्टीमेटली दिस विल लीड टू एनाफाइलेक्टिक शॉक। या मे बी किसी को बी स्टिंग से एलर्जी है, मे बी किसी को जो है वो किसी पेंसिलिन ड्रग से एलर्जी है, तो मे बी किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो गया, तो दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। जेन, हमारे पास एक पेशेंट आया है, ठीक है? अब ये तो समझ आ गया ना कि दिस इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, और ऐसे हो रहा है, और इसके दो टाइप्स हैं, और हमें समझ आ गई पूरी बात। अब यू आर अ डॉक्टर इन ईआर, you have a patient, he's saying that he has like allergy to bee sting। वो अभी कहीं घूमने गया हुआ था यहाँ वाटर पार्क वगैरह में, और उसको माखी की मक्खी खा गई है ना, खा गई है उसको, स्टिंग, काटा है, वो काटती है, ठीक है? अब उसको खा गई है। अब वो आपके पास पेशेंट आ रहा है, और आप जब उसको देख रहे हो, तो भाई आपके दिमाग में क्या आएगा कि इसको क्या हो सकता है? एनाफाइलेक्टिक शॉक हो सकता है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकता है। तो एनाफाइलेक्टिक शॉक का ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है? एपिनेफ्रिन, शाबाश। अब आपको पता कैसे चलेगा कि इस पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक हो रहा है, या इसको माइल्ड टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रहा है? शाबाश, एक ऑक्सीजन सेचुरेशन को देखेंगे, दूसरा किसको देखेंगे? टेम्परेचर को इतना ज्यादा नहीं, एक और चीज है, ब्लड प्रेशर को। शाबाश। अब हाउ यू विल डायग्नोस एनाफाइलेक्टिक शॉक? भाई एक, सबसे पहले क्या होगा? उस पेशेंट का एक्सपोजर टू दैट पर्टिकुलर एंटीजन होगा। देयर में बी जर्नलाइज एडिमा तो नहीं होगा जीशान, पर्टिकुलर, सबसे पहले पर्टिकुलर एंटीजन, मे भी उसको पता होगा, मे भी उसको नहीं पता होगा। विद इन मिनट्स होता है ये, सेकंड टू मिनट्स। क्यों? प्रीफॉर्म आईजी एंटीबॉडीज थी। तीसरा हमें क्या चीज मिलेगी इसके अंदर? कि पेशेंट बहुत जल्द
कोलैप्स करेगा अगर उसको एनाफाइलेक्टिक शॉक हो रहा है, यानी ड्यू टू ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन उसकी सांस नहीं आ रही होगी, उसकी सेचुरेशन ड्रॉप हो रही होगी। मे बी यू सी स्पेसिफिकली दिशान एंजियोएडिमा, लिप्स की, लेरिंग्स की और इस सब की। And third, you will see hypotension and lethargic patient. Hypotension, decreased saturation, angioedema, facial edema. These are the strongest indicator of what? Anaphylactic shock and occurrence within minutes, within seconds to minutes. These are like four things जो कि आपने consider करनी है for the diagnosis of anaphylactic shock. And once you have diagnosed, you will give the drug of choice for anaphylactic shock, which is the life saving। आप लोग कितनी दोगे पता तो होना चाहिए ना आपको। हाँ, 0.25, शाबाश, करीब हो आप। 0.3 to 0.5 मिलीग्राम। और कैसे देते हैं? आईवी, इंट्रामस्कुलर। और किस जगह पे देते हैं? एंटीरियोलेटरल थाई, बेस्ट जगह वो है, कहीं नहीं दे सकते हो वैसे। एंटीरियोलेटरल थाई, इंट्रामस्कुलर, 0.3 to 0.5 इंटरनेशनल यूनिट्स या आई सॉरी एमजी। ठीक है। और रिपीट द डोज एवरी 5 मिनट्स जब तक पेशेंट इंप्रूव नहीं होता। यही बात अगर मैं बोलूं आपके पास एलर्जिक राइनाइटिस का पेशेंट है, उसको क्या दोगे आप? एपिनेफ्रिन का स्प्रे देंगे, शाबाश। हाँ ना, तो उसमें एपिनेफ्रिन आप लोग क्यों देंगे यार पेशेंट को? शाबाश। लोकल एंटी एलर्जिक देंगे हम, एंटी हिस्टामीन एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के नेजल स्प्रे आते हैं, एंटी हिस्टामीन दे दिया। ठीक है, तो वो देंगे हम, एपिनेफ्रिन क्यों हर जगह पे देंगे? एस्थमा में हम क्या दे रहे होते हैं? बेसिकली हम ब्रोंकोडायलेटर्स दे रहे होते हैं और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे होते हैं पहले। तो बात समझ में आ गई कि लोकल में हम किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और एनाफाइलेक्टिक शॉक में। और एनाफाइलेक्टिक शॉक में आप सप्लीमेंट्री तौर पे क्या दे सकते हो? उस बंदे की न्यूबिलाइजेशन कर सकते हो, आईवी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स दे सकते हो, मे बी जो है वो उसको एंटी हिस्टामिन भी दे सकते हो। लेकिन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इज ऑलवेज आई एम एपिनेफ्रिन। आई एम, ये बात भी याद रखो। समझ में आ गया? तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपकी बुक बस एक चीज लिख रही है कि जो जल्दी रिस्पॉन्स आता है उसमें हिस्टामिन रिलीज होती है, जो थोड़ा लेट रिस्पॉन्स आता है उसमें क्या रिलीज होता है? इजाइनोफिल्स रिक्रूट होते हैं वहां पे, बस इतना पता हो। कोई उसमें याद करने की चीज नहीं है। इसके अलावा एक और चीज, एक पेशेंट है, अब उसको कैसे पता चले? हम टेस्टिंग कैसे करते हैं? हाँ, हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि शायद पाकिस्तान में इस्लामाबाद में सेंटर है, बड़ा मशहूर है अस्थमा वालों के लिए। वहां पे हम क्या करते हैं, वो स्किन टेस्टिंग होती है टू दैट पर्टिकुलर एंटीजेंस। वहां पे क्या करते हैं, वो प्रिक करके वो पर्टिकुलर थोड़ी सी एंटीजन लगाते हैं और देखते हैं कि स्किन का रेस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है। तो अगर वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है तो हम उस पेशेंट को बता रहे होते हैं कि भाई यूअर ब्लड या यूअर बॉडी या यूअर इम्यून सिस्टम इज रिएक्टिव टू दिस पर्टिकुलर एंटीजन, आप उसको अवॉइड करें। अब दूसरा तरीका क्या आ गया? एलाइसा के थ्रू हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। चले, तो वी वर डिस्कसिंग hypersensitivity reactions and now we are moving towards the type 2 hypersensitivity reaction। और इसके अंदर क्या हो रहा होता है? हाइपर सेंसिटिविटी अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि क्या चीज होती है। इसके अंदर ये हो रहा होता है, तो दो तीन तरह से इश्यूज आ रहे होते हैं। या तो हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, परसीव करती है हमारे खुद के एंटीजेंस को एज अ फॉरेन एंटीजन। ठीक है। या फिर कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन होता है और बॉडी क्या कर रही होती है, उसके अगेंस्ट एंटीजेंस बना रही होती है। और वो सॉरी, नॉट एंटीजेंस, कोई इन्फेक्शन होता है जो कि एक एंटीजन है, और बॉडी क्या कर रही होती है, उसके अगेंस्ट क्या बना रही होती है? एंटीबॉडीज बना रही होती है। और वो क्रॉस रिएक्ट करती हैं विथ हमारे सेल्फ एंटीजेंस। दो दो हो गए। या फिर तीसरा क्या होता है कि वाकई में कोई फॉरेन एंटीजेंस होती हैं जिसके बॉडी जो है वो रिकॉग्नाइज कर रही होती है एज अ फॉरेन एंटीजन और उनको डिस्ट्रॉय कर रही होती है। लेकिन
इन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हर जगह पे क्या हो रहा है, दैट पर्टिकुलर एंटीजन इज अटैच्ड टू द व्हाट सेल सरफेस या उस टिश्यू के एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में है, नॉट इन सीरम या ब्लड में। ये बात आपने याद रखनी है, नॉट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में नहीं है, उस टिश्यू मैट्रिक्स में है या सेल सरफेसेस पे अटैच है वो एंटीजन। और अल्टीमेटली उस एंटीजन को हमारी बॉडी क्या कर रही है, वहां पे जाके एंटीबॉडीज अटैक कर रहे हैं। अब एंटीबॉडीज सोचे, एक ये सेल है, फॉर सपोज दिस इज दी सेल, ये उस पे क्या है, पर्टिकुलर एंटीजन है। हमारी बॉडी ने क्या किया, उसको या तो फॉरेन परसीव किया, किसी और इन्फेक्शन के लिए एंटीबॉडीज थी, या फिर वो वाकई में फॉरेन था। होगा क्या, जाके सारी एंटीबॉडीज उस सेल पे, उस टिश्यू पे क्या हो जाएंगी, अटैच हो जाएंगी। अब जैसे ही एंटीबॉडीज एक टिश्यू पे अटैच होती हैं तो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, एक तो एक्टिवेशन हो सकती है, तो क्या होगा, वहां पे मैसिव न्यूट्रोफिल इंडक्शन होगी, मैसिव वहां पे गाइनोफिल्स आएंगे और मैसिव इन्फ्लामेशन होगी। एक तो ये काम होगा, ठीक है, कीमोटैक्टिक फैक्टर्स कैसे कर रहे होते हैं, सही है। दूसरा क्या होगा, ये एंटीबॉडीज जब किसी भी सेल से अटैच होती हैं तो वो क्या कर रही होती है, C3b उसको एज एन ऑप्सोनिन बना रही होती है। तो अल्टीमेटली या तो वो सेल किसकी तरफ जाएगा, ऑप्सोनिन बन के उसकी फेगोसाइटोसिस हो जाएगी। ये किसमें हो रहा होता है, इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। हम देख रहे होते हैं कि वो हम एंटीजेनिक सेल जो RH इनकॉम्पेटेबिलिटी हो रही होती है, वो हम ब्लड ग्रुप पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करते हैं जिसके एंटीजेंस हैं ही नहीं, तो एंटीबॉडीज जैसे ही वो ब्लड जाते हैं, एंटीबॉडीज क्या करती हैं, सारी उसको ऑप्सोनाइज कर लेती हैं, सारी उस सेल से, रिमेंबर सेल से अटैच हो जाती हैं, आरबीसी से अटैच हो जाती हैं, एंड अल्टीमेटली आरबीसी क्या हो जाता है, पूरा ऑप्सोनाइज हो जाता है। और फेगोसाइट जब स्प्लीन में वो जाता है तो वो पूरा क्या होने लगता है, फेगोसाइट होने लगता है। तो इन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो ऑप्सोनिन के थ्रू हो रहे हैं, तो उसके एग्जांपल में क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, ऑटो इम्यून हिमोलाइटिक एनीमिया, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, उसके अंदर भी क्या हो रहा होता है, फिर नहीं, ठीक है, या बस रुक जाए, हो दे दरवा, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो रहा होता है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के अंदर भी क्या हो रहा है, हमारी जो प्लेटिलेट्स हैं वो वंस अगेन क्या कर रहे होते हैं, कवर कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर, एंटीबॉडीज कवर कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर प्लेटिलेट को, और वो अल्टीमेटली जब स्प्लीन में जा रहा होता है तो वो क्या हो जाता है, इनगल्फ हो जाता है। ये तो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में ऑप्सोनिन वाला काम था। और ये क्यों हो रहा है, वो वाकई में उस फॉरेन एंटीजन को क्या कर रही है, परसीव कर रही है एज अ फॉरेन, में भी आरबीसी था, लेकिन इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या हो रहा होता है, हमारे खुद के प्लेटिलेट्स को बॉडी क्या कर रही है, फॉरेन एंटीजन के तौर पे तस्वर कर रही है। ये हो गया। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा ये हो रहा होता है कि बॉडी हमारी क्या करती है, हमारे खुद के सेल्स को एज अ फॉरेन एंटीजन परसीव कर रही होती है। कैसे, इन गुड पॉस्चर सिंड्रोम आपको अगर याद हो कि टाइप 4 कोलेजन के अगेंस्ट हमारी खुद की बॉडी की ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बन रही होती हैं, जो कि क्या कर रही होती हैं, उस टाइप 4 कोलेजन जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन में होती थी उनको जाके डिस्ट्रॉय करती थी, एंड अल्टीमेटली दिस लीड्स टू व्हाट, रीनल इश्यूज एंड लंग इश्यूज। समझ में आ गई, ये एक तो ये बात हो गई, सही है। दूसरा कहां पे हो रहा होता है, मैंने एक और भी मैकेनिज्म बताया था कि हो सकता है कि इन्फेक्शन हो और उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बन रही हो, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, रोमेटिक फीवर में जो हो रहा होता है, ये वंस अगेन 2 और 3 में आपने ये फर्क, वो मैं बाद में बताता हूँ। इन रोमेटिक फीवर हो क्या रहा होता है, वॉट इज द मेजर पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द रोमेटिक फीवर, हो क्या रहा होता है, हमारी बॉडी को इन्फेक्ट किया बीटा स्ट्रेप्टोकोकस ने, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, सही है। तो वो एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारी कार्डिक मायोसाइट्स को जाके डिस्ट्रॉय करती है। किसको कर रही है, देखो एंटीबॉडी है, मायोसाइट्स को एज एंटीजन ले रही है, कार्डियोलिपिन को अगर बेसिकली हम देखें तो उस एंटीजन को एज अ परसीव कर रही है और क्या डिस्ट्रॉय कर रही है,
हमारे मायोसाइट्स। तो वेल्वुलर डैमेज हो रहा होता है, और क्या हो रहा होता है उसके अंदर, मायोकार्डाइटिस हो रही होती है। तो रूमेटिक फीवर इज वंस अगेन द एग्जांपल ऑफ व्हाट, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और तीसरा पता है, ये जो एंटीबॉडीज बनती है वो क्या काम कर रही होती है, या तो उस पर्टिकुलर ऑर्गन पे जाके उस पर्टिकुलर ऑर्गन के जो रिसेप्टर्स हैं जिनके खिलाफ ये एंटीबॉडीज बन रही हैं उसके फंक्शन को डिक्लाइन कर देती हैं, या फिर ये एंटीबॉडीज उसके फंक्शन को एग्जाजरेट कर देती है। इसका एग्जांपल हमें हसनैन बताएगा टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में। बताए, चले, इनहिबिट वाला बता दे, जूम में से भी कोई बताए। मे बी ग्वाइटर इनडायरेक्टली निशान से। मैंने बोला कि जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है, डिस्ट्रॉय ऑप्सोनिन के तौर पे काम कर रही थी, डायरेक्टली जो है वो डिस्ट्रॉय भी कर रही थी, वहां पे इन्फ्लामेशन कर रही थी, गुड पॉस्चर सिंड्रोम हो गया जिससे। तीसरा मैंने क्या बोला, मे बी क्रॉस रिएक्ट कर रही है, हमने रोमेटिक फीवर का एग्जांपल पढ़ा। चौथा हमने क्या पढ़ा कि मे बी वो एंटीबॉडीज यहाँ तो फंक्शन को एग्जाजरेट कर रही हैं, जिन रिसेप्टर्स के खिलाफ वो प्रोड्यूस हो रही हैं उनको वो क्या समझती है, फॉरेन एंटीजन, यहाँ तो वो इनहिबिट कर रही है फंक्शन को। शाबाश, कौन सा, ग्रेव्स डिजीज, जिसके अंदर वो क्या कर रही होती है, वो एंटीबॉडीज उन रिसेप्टर्स पे जाके उनके एक्शन को बढ़ा रही होती है, स्टिमुलेट कर रही होती है। और दूसरा माइस्थीनिया ग्रेविस और लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम, जिसके अंदर वो एंटीबॉडीज जाके एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे जाके ब्लॉक कर देती हैं। तो क्या होता है, वीकनेस, डिप्लोपिया, टोसिस इन फीमेल्स, माइस्थीनिया ग्रेविस। और क्या, रिपीटेड कंट्रेक्शंस के साथ अगर वीकनेस होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, लैम्बर्ट ईटन माइस्थेनिक सिंड्रोम, जिसमें ये एंटीबॉडीज क्या जाके कर रही होती हैं, कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक कर रही होती है। हम न्यूरो जरूर पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा वही मॉड्यूल है। समझ में आ गया कि दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 2 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। तो मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ, आप लोगों को थोड़े थोड़े कंफ्यूजन अब होने लगे। मैंने बोला कि टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में क्या हो रहा है, एंटीबॉडीज क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। वो क्या कर रही है, तीन काम कर रही है, या तो ऑक्सोनाइजेशन कर रही है सेल्स की। कैसे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया में, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में, वो जाके प्लेटिलेट पे या आरबीसी पे लग जाती हैं, और अल्टीमेटली वो ऑप्सोनिन का काम करते हुए जब वो स्प्लीन में पहुंचते हैं तो वो फेगोसाइट हो जाते हैं। पहला। दूसरा मैंने बोला, डायरेक्ट डैमेज कर रही होती है, डायरेक्ट इन्फ्लामेशन कर रही होती है। कैसे, टाइप 4 कोलेजन के अगेंस्ट इन गुड पास्चर सिंड्रोम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई, उन्होंने जाके वहां पे इन्फ्लामेशन की तो रीनल फेलियर एंड लंग्स का इशू आएगा। आ गई। दूसरा मैंने क्या बोला, कार्डियोलिपिन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही होती है रोमेटिक फीवर में, और कार्डिक मायोसाइट का डायरेक्ट डैमेज कर रही होती है। ठीक है। तीसरा मैंने ये बोला कि यही एंटीबॉडीज या तो फंक्शन एग्जैजरेट करती हैं या तो इनहिबिट जाके कर रही होती है। उसके एग्जांपल मैंने दो बताया, ग्रेव या माइस्थीनिया ग्रेविस। समझ में आ गया। तो दीज आर ऑल टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। देखो हमें लोग क्या पढ़ा रहे होते हैं कि भाई रट्टा लगाओ। कैसे, कि माइस्थीनिया ग्रेविस दो वर्ड है, ग्रेव डिजीज टू वर्ड है, तो आप याद कर लो कि दिस इज व्हाट, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस थ्री वर्ड है, और जो है वो भाई क्या, SLE थ्री लेटर है, तो आप याद करो दिस इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। लेकिन अगर आपको पैथोफिजियोलॉजी याद है, आपको बात समझ में आ रही है, तो आपको रट्टा लगाने की क्या जरूरत है। रोमेटिक फीवर कैसे टाइप 2 है, आपको समझ आ गया। तो अभी हम फिर सीखेंगे कि कैसे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज टाइप 3, उसमें रट्टा लगाने की क्या बात है। ठीक है, वो हम उस पे आते हैं। अभी आप लोग इस पेज को रीड दे दो। नाउ वी आर रीडिंग पेज नंबर 110। आई होप कि सबको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है बिहाइंड दी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स दी टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हमने पहले ही ये चीजें डिस्कस कर ली कि टाइप 1 और टाइप 2 में क्या हो रहा होता है, हमें समझ तो आ गई थी।
और व्हाट वाज बेसिकली दी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। तो उससे हमें ये समझना चाहिए इन द थर्ड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता क्या है कि कोई पर्टिकुलर एंटीजन हमारी बॉडी में क्या होती है नॉर्मली सीरम के अंदर, ब्लड के अंदर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर टिश्यूज, फ्लूइड के अंदर क्या हो रही होती है, घूम रही होती है। उसके अगेंस्ट क्या होता है, हमारे एंटीबॉडीज बन रहे होते हैं और वो नॉर्मली क्या बनाते हैं, कोई भी बैक्टीरिया था, कोई भी इन्फ्लामेशन थी, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बने। नॉर्मली क्या होता है, या तो वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस लिमिटेड बनते हैं, या तो वो उनकी क्लियरेंस अच्छी हो जाती है, या तो वो लिमिटेड टाइम के लिए बन रहे होते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि देयर इज मैसिव रिस्पॉन्स ऑफ अवर इम्यून सिस्टम, और देयर इज impaired क्लियरिंग, और देयर इज chronic inflammation ongoing, and this lead to the massive what formation and accumulation of these immune complexes. Remember, ये immune complex है, कहाँ पे बन रहा है, सीरम या ब्लड के अंदर। कैसे बन रहा है, एंटीजन और एंटीबॉडी मिलके बना रहे हैं। दिस अल्टीमेटली जो एक्सेस हो रही है वो क्या करने लगती है, वो टिश्यूज में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है, और वहां पे जब टिश्यूज में डिपॉजिट होना स्टार्ट होगी तो वहां पे क्या होगा, वहां पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी और लोकलाइज इन्फ्लामेशन होगी उस टिश्यू के अंदर, और इसको हम बोल रहे होते हैं, दिस इज व्हाट, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। समझ में आ गया हो कैसे रहा था। अब टिपिकल अगर हम एग्जांपल देखें तो हमारे पास आता है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। हाउ, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या हो रहा होता है, जो बैक्टीरियल एंटीजन था उसके अगेंस्ट क्या बनी, हमारी एंटीबॉडीज बनी। और हुआ क्या कि ड्यू टू दैट एग्जैजरेटेड रेस्पॉन्स, बहुत ज्यादा क्या हुए, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं और वो जाके कहां पे डिपॉजिट होते हैं, किडनीज के ग्लोमेरुलस में, एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो समझ में आ गया हाउ दिस इज टाइप 3 एंड हाउ रोमेटिक फीवर वाज टाइप 2। आया आपको समझ? ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, वहां एंटीबॉडी डायरेक्ट कार्डिक मायोसाइट को डिस्ट्रॉय कर रही थी। पहली बात। दूसरा, इसका बहुत मशहूर एग्जांपल है एसएलई। और याद करें एसएलई में प्राइमरली इशू क्या होता है, एक तो क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो रही होती है, और दूसरा क्या हो रहा होता है, ड्यू टू इम्पेयर्ड या जो इम्यून क्लियरेंस है वो इतनी अच्छी नहीं हो पा रही होती, एंड अल्टीमेटली बॉडी में क्या होता है, वो इम्यून सेल्स बहुत ज्यादा अक्यूमुलेट कर जाते हैं और वो डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में जमा होते हैं, तो क्या लीड करते हैं, आर्थराइटिस, नेफ्राइटिस, और इसके अलावा क्या, जैसे प्लूराइटिस, और क्या कर रहे होते हैं, स्किन सेंसिटिविटी करा रहे होते हैं। तो दिस अल्टीमेटली इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द व्हाट, एसएलई और टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये बात तो समझ आ गई। नाउ वी हैव अ पेशेंट जिसको हमने क्या दिया था, वी मिस्टर रेन जो है वो डॉक्टर साहब हैं, कहाँ पे, कालका या फिर डिस्ट्रिक्ट उमरकोट में, और वहां पे जो है वो क्या होती है, स्नेक बाइट्स आपके पास बहुत ज्यादा आ रही होती है। यहाँ चले भाई, कैलिफोर्निया में है, और वहां पे जो है, अब ठीक है, कैलिफोर्निया में है और वहां पे इनके पास एक आए हैं जो कि क्या है, जो जंगलों वगैरह में घूम रहे होते हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के वो फोटोग्राफर हैं, और वो इनके पास आए हैं, एंड इनको उन्होंने क्या दिया, उन्होंने, आपने उनको क्या दिया, एंटीवीनोम थेरेपी दी। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है कि मैं कैलिफोर्निया में हूँ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। तो आपने क्या दिया उनको, एंटीवीनोम थेरेपी दी। वो उस वक्त स्टेबल हो गए, आए थे भाई, बिल्कुल ही हाइपोटेंसिव थे, फीवर था, और मार्क निशान थे वहां पे, और स्किन नेक्रोसिस हो रही थी, बट यू, आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया, एंटीवेनोम थेरेपी दी। वो बिल्कुल स्टेबल हो गए, 2 दिन बाद फॉलोअप पे आए, बिल्कुल ठीक थे, बट आफ्टर दी 2 वीक्स वो दोबारा आपके पास आ रहे हैं। नाउ ही इज प्रेजेंटिंग विद द सिम्टम्स ऑफ व्हाट, विद द सिम्टम्स ऑफ फीवर, आर्थ्रेल्जिया, प्रोटीन यूरिया और स्किन रेश के साथ आए हैं। तो ये इनको क्या हो रहा है,
ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, शाबाश। क्या हो रहा है इनको? तो डिलेड कैसे हुई, कोई बताएगा? यस, दिस इज टाइप हाइपर थ्री हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। लेकिन इसको हम पर्टिकुलरली, इस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे होते हैं? दिस इज नोन एज सीरम सिकनेस। अब हो क्या रहा है? सीरम सिकनेस क्या है, पहले मैं थोड़ा ये बता दूं। ये मुझे तो बहुत पर्सनली बहुत तंग करता था ये टर्म। सीरम सिकनेस इज बेसिकली, पहले क्या होता था, ये जो एंटी टॉक्सिन और एंटी विनोम्स होते थे ना, जो डिप्थेरिया का, टेटनस का, ये जो एंटी विनोम्स होते थे, ये कहाँ से लाए जाते थे? फ्रॉम द हॉर्स सीरम। सही है। क्या करते थे? बैक्टीरिया हॉर्स को लगाई, उसके एंटीबॉडीज एक्सट्रैक्ट किए, उस सीरम को फिल्टर आउट किया और फिर इंसानों में लगाया। लेकिन देखा ये गया कि आफ्टर दी 10 to 15 days क्या होता है? उन पेशेंट्स में फीवर आता है, रेश आता है, एथ्रेल्जियाज आते हैं और किडनी डैमेज यानी प्रोटीन यूरिया हो रही होती है। तो बाद में ये देखा गया कि दिस इज बेसिकली ड्यू टू, हमारी बॉडी क्या कर रही है, उस पर्टिकुलर हॉर्स सीरम को एक्सटर्नल एंटीजन परज्यूम कर रही है और उसके अगेंस्ट क्या बना रही है? एंटीबॉडीज। और वो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं और दोज इम्यून कॉम्प्लेक्सेस गेट डिपोजिटेड इनटू स्किन, तो स्किन रेश, जॉइंट्स, तो क्या हो रहा है? आर्थराइटिस। और अगर वो किडनीज में तो प्रोटीन यूरिया। आ गई बात समझ? तो दिस वाज द टिपिकल रिएक्शन ऑफ टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी, जो पहले होता था ड्यू टू हॉर्स सीरम, और इन दिनों मोस्ट कॉमनली होता है ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू एंटीविनोम थेरेपी, रेयरली ड्यू टू एंटी रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ड्यू टू पेनिसिलिन्स, एंड एक और बहुत ही मशहूर जमाना सीरम सिकनेस का पैथोजन है वो क्या है, अगर किसी को पता हो? हेपेटाइटिस बी। नॉट पैरासाइट जीशान, हेपेटाइटिस बी इज द टिपिकल पैथोजन। उसके अगेंस्ट भी क्या होता है? सीरम सिकनेस, हमारी बॉडी ये रिएक्शन दे रही होती है। समझ में आ रहा है कि टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, उसके टिपिकल रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? सीरम सिकनेस बोल रहा है। ठीक है, आ गई बात समझ? सर आपको हंसने। अब हम आते हैं एक और टर्म पे। वो क्या चीज है भाई? हसनैन ने जो है वो बचपन में अपनी वैक्सीनेशन पूरी कराई थी। उसमें टेटनस, डिप्थेरिया, डीपीटी वैक्सीन भी थी। सही है। अब हुआ क्या कि आरटीए हुआ, अल्लाह ना करे, इनका आरटीए हुआ और दोबारा इनको क्या हुआ? वैक्सीनेशन हुई। अब जैसे ही उनकी वैक्सीनेशन हुई है अगेंस्ट द टेटनस, तो क्या हो रहा है? इनका जो लोकलाइज उस जगह पे क्या हो रहा है? रेडनेस, स्वेलिंग एंड एडिमा हो रही है। एंड दिस इज नोन एज ऑर्थस रिएक्शन। अब ये हो क्यों रहा है? देखो, आपकी बॉडी को क्या पता है कि दिस इज द टेटनस एंटीजन? उसने क्या किया था? सालों पहले उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई थी। ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाई थी। अब आपने क्या किया? दोबारा से उसी पेशेंट को क्या दी? वही एंटीजन दोबारा दी वैक्सीनेशन फॉर्म में। वो लोकलाइज फॉर सपोज डेल्टॉइड में उन्होंने लगाई। और क्या हुआ वहां पे? क्या होगा एंटीजन को देखते हुए? वहां पे पूरी एंटीबॉडीज ट्रेवल करेंगी और एक लोकलाइज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे एंटीजन है, एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में ऑलरेडी बनी हुई थी, वहां जाके उससे कंबाइन हुई एंटीजन, एंटीबॉडी ने क्या बनाया? इम्यून कॉम्प्लेक्स। और वो लोकलाइज एरिया में क्या होगा? जमा हो जाएंगी, लोकलाइज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कराएंगी। और उसको हम बोल रहे होते हैं व्हाट? दिस इज नोन एज आर्थस रिएक्शन। और ये ज्यादातर टेटनस, डिप्थेरिया और इन वैक्सीनेशन के बाद हो रहा होता है। समझ में आ गई बात? आ रही है? चलो शुक्र है। और इसके एग्जाम्पल में दूसरा एक और भी है हमारे पास, पोली आर्थराइटिस नोड्यूजा। वो कैसे हो रहा होता है पता है? जब हम वेस्क्युलाइटिस पढ़ते हैं तो हम एक वर्ड पढ़ते हैं, पोली आर्थराइटिस नोड्यूला इज हाईली एसोसिएटेड विद हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन। कैसे? अगर जिसने हीम पढ़ी होगी उसको थोड़ा बेहतर पता होगा। यस, वो वही एंटीबॉडीज होती हैं जो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के अगेंस्ट बन रही होती हैं। वो क्या करती हैं? उस हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के साथ एंटीबॉडीज बना के इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बना रही होती हैं।
अल्टीमेटली ड्यू टू दैट हेपेटाइटिस बी एंटीजेंस जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, अगर वो वेसल्स में डिपॉजिट हो तो वो क्या करेंगे, एक डिजीज करेंगे जिसको हम वेस्कुलाइटिस बोलते हैं। और वो वेस्कुलाइटिस का सब टाइप क्या है, पोली आर्थराइटिस नोडुला। सही है, आपने हीम पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ तो परेशान ना हो, हम दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, हीम में है या शायद मस्कुलोस्केलेटन में है आपकी बुक में, या मे बी सीवीएस में, बहरहाल। अब हम आते हैं टुवर्ड्स द लास्ट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन विच इज आल्सो नोन एज डिलेड टाइप, और दिस इज मेनली ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ व्हाट, एंटीबॉडी प्रोडक्शन की वजह से, नो, ड्यू टू डायरेक्ट टी सेल स्टिमुलेशन की वजह से होता है। और टी सेल्स आके डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, उस फॉरेन एंटीजन को या सेल्फ एंटीजन को थ्रू साइटोटॉक्सिसिटी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इसके एग्जांपल्स बड़े मजे के हैं, जैसे फॉर सपोज हमारा कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस याद है, हमारी बॉडी क्या करेगी, जो हमने क्या कोई ज्वेलरी पहनी थी, या फॉर सपोज हमने क्या पहना हुआ था, कोई, हाँ, बेल्ट वगैरह पहना हुआ था, लेटेक्स के ग्लव्स हैं, डिटर्जेंट हैं, इन सब से क्या हो रहा होता है, हमारी बॉडी, जैसे ही हमने लेटेक्स के, डॉक्टर साहब सर्जरी कर रहे हैं अपनी पहली, और उन्होंने क्या किया, लेटेक्स के ग्लव्स पहने, 5-6 दिन पहन रहे थे, एक हफ्ते बाद उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है, इचिंग हो रही है, रेश डेवलप होना शुरू हो गया है। ये क्या हुआ था, जैसे ही आपका क्या होता है, इन कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस पर्टिकुलर एंटीजन से एक्सपोजर होता है, बॉडी अपटेक करती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल वो क्या कर रहे होते हैं, टी सेल को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और टी सेल क्या करते हैं, अपना रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं, और जो स्किन सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो दिस इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इसमें एक मशहूर जमाना ये आता है कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, और दूसरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज जो हम पीपीडी टेस्ट कर रहे होते हैं, ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, उसको पीपीडी टेस्ट भी बोल रहे होते हैं ना। ये कैसे, ऐसा क्यों हो रहा है, फोर्थ ईयर में हो आप लोग। ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट, हाउ दिस इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आप कनेक्ट करो चीजों को, नहीं, देखें किस में पॉजिटिव होगा, यानी रिएक्शन होगा किस में, जो इन्फेक्टेड है टीबी से। ये भी मुझे याद नहीं होता था अपने दौर में, उसमें रिएक्शन आएगा। जो इन्फेक्टेड नहीं है उसमें रिएक्शन नहीं आएगा या कम आएगा। कैसे, अब समझो, अब आप लोग जूम वाले भी ये बात गौर से समझे। देखें होता क्या है, एक पेशेंट है, ठीक है, उसको क्या हुई है, टीबी। टीबी होती कैसे है, जैसे ही हम इनहेल करते हैं, हमारे मैक्रोफेजेस इनगल्फ करते हैं, वो प्रेजेंट करते हैं टी सेल को, टी सेल अपना रिस्पॉन्स देते हैं, वंस अगेन दे एक्टिवेट दी क्या, मैक्रोफेजेस, और क्या हो जाती है, ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन। या तो वो टी सेल क्लियर कर लेते हैं इन्फेक्शन को, अगर नहीं कर पाते तो ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसमें रिस्पॉन्स किसका आ रहा है, मैक्रोफेजेस, लेकिन ज्यादा रिस्पॉन्स किसका आ रहा है, टी सेल का। और टी सेल क्या करेगा, मेमोरी टी सेल्स भी बनाएगा टीबी के अगेंस्ट। समझ में आ गई, साइटोटॉक्सिक रेस्पॉन्स आया। अब हमें कैसे पता चले कि इस पेशेंट को इन्फेक्शन है, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करते हैं ट्यूबरक्यूलिन स्किन टेस्ट। हम क्या करते हैं, टीबी का थोड़ा सा डीएक्टिवेटेड एंटीजन लिया, उसकी स्किन पे लगाया, मे बी फोर आर्म पे, स्किन पे टीबी का वो एंटीजन है, जैसे ही हम लगाएंगे तो क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो एंटीजन उठाएंगे, टी सेल्स को प्रेजेंट करेंगे। टी सेल क्या, अपने मेमोरी टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और वो पहचानेगा कि यस दिस इज दी टीबी, और उसके अगेंस्ट अपना रेस्पॉन्स देगा, टी सेल रेस्पॉन्स देंगे। एक मिनट, अगर ऑलरेडी इंफेक्शन होगा तो मेमोरी टी सेल्स भी होंगे, तो रेस्पॉन्स बहुत ज्यादा होगा, और क्या होगी, वो ड्यूरेशन बहुत बड़ी होगी। अगर नहीं होगा इन्फेक्शन तो रेस्पॉन्स इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, एंड जाहिर सी बात है इसमें दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन जाके रेस्पॉन्स आ रहा होता है। तो व्हाट दिस इज दी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें एक फॉरेन एंटीजन के अगेंस्ट क्या हो रहा है, हमारे कौन रिस्पॉन्स दे रहे हैं, टी सेल रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्या कोई एंटीबॉडी बन रही है,
क्या कोई इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं? क्या कोई आईजी इन्वॉल्व है? क्या कोई मास्ट सेल इन्वॉल्व है? कुछ भी नहीं है। तो बचा क्या? CD8 टी सेल्स जो कि डायरेक्ट डैमेज करा रहे हैं। और दिस इज व्हाट टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और ये एक्साजरेटेड रिस्पॉन्स किसके अंदर होगा? देन जो इन्फेक्टेड है। शाबाश। अब कितना होगा? तीसरे सर्कल इसके हम तीन तीन हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमने क्या दिया, टीबी के एंटीजन लगाए स्किन प्रिक टेस्ट के थ्रू, हम रिस्पॉन्स देखते हैं। नॉट रेडनेस बट इन ड्यूरेशन। ठीक है, वो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं तीन तरह के पेशेंट्स को। एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, उसके अंदर वो पॉजिटिव कब होगी? जब वो 15 mm से ज्यादा होगी। अब सुन लें, 15 mm से ज्यादा है एक नॉर्मल इंडिविजुअल में, तो यानी इसको टीबी है। 15 mm से कम है तो नहीं है। एक हेल्थ केयर वर्कर है, एक पेशेंट है हु इज फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, जो भी इंडेमिक एरियाज है, अफ्रीका में भी, चाइना में भी, रशिया, उसके अंदर हेल्थ केयर वर्कर के अंदर, जिसमें नर्स, सारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जो भी स्टाफ है, उनके अंदर अगर 10 mm से ज्यादा भी आ जाता है तो उसके अंदर टीबी पॉजिटिव होता है। और एक पेशेंट है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज, यानी HIV का पेशेंट है, यानी कोई इम्यूनो सप्रेसिव थेरेपी पे है, या उसके घर में किसी को टीबी थी, तो अगर उसमें 5 mm भी आ जाता है तो हम क्या बोलते हैं? दिस इज पॉजिटिव फॉर टीबी। उसको 5 mm क्यों कर रहे हैं देन? हाँ, वो पेशेंट है ही इम्यूनो डिप्रेस, तो जाहिर सी बात है उस एंटीजन के अगेंस्ट इतना रेस्पॉन्स ही नहीं आएगा। तो हमने थ्रेशोल्ड कम कर लिया है कि भाई 5 ही है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे कि ये टीबी है। अब आप लोग इस पेज को रीड दे दें। आई होप कि सबको ये चीज समझ आई हो, व्हाट वाज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, और ये सब टाइप 3 क्या था, इसमें SLE क्यों है, और इस सब के अंदर आर्थस और सीरम सिकनेस क्या चीज थी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से याद करना है इसको। चले, अब हम मूव कर रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है विच इज ऑन पेज नंबर 112, विच इज अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस। अब अगर आप लोगों को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन समझ में आ गए, तो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस सबसे ज्यादा आसान होंगे। कैसे? देखें, हसनैन, अब इधर देख लें। ठीक है, तो अब हो क्या रहा होता है इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस? बेसिकली क्या हो रहा है क्या चीज ये, कि भाई हमने कोई पेशेंट को कोई ब्लड प्रोडक्ट लगाया, और उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, या उसने रिएक्शन दिया, और उसने क्या किया? या तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द आरबीसीज किया, या तो उन्हीं एंटीबॉडीज ने डिस्ट्रक्शन ऑफ द अदर टिश्यूज भी किया। बेसिकली वो क्या रहा है? देयर इज इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट दी वॉट, अगेंस्ट दी ब्लड प्रोडक्ट्स, which may be RBCs, which may be other cytokines, या कोई भी चीज। हम पढ़ते हैं कैसे। और दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन वंस अगेन कितने तरीकों से हो रहा होता है? अलग अलग तरीकों से हो रहा होता है। कुछ में क्या होता है, कुछ में प्री फॉर्म्ड IgE एंटीबॉडीज होती हैं, जो कि क्या करती हैं? फॉर्म्ड होती हैं जैसे ही हमने पेशेंट को क्या किया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया, उन आरबीसीज के एंटीजन पे जाके वो अटैच हो जाती हैं। एंड अल्टीमेटली क्या होगा? IgE क्या कराएगी? एनाफाइलेक्सिस कराती है। कुछ पेशेंट में प्री फॉर्म्ड IgM एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट व्हाट? आरबीसी एंटीजेंस, जिसको हम RH फैक्टर, नॉट RH, ABO जो हम बोल रहे होते हैं सिस्टम। ठीक है, टाइप A, टाइप B, टाइप O, वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। जैसे ही हमने पेशेंट को क्या दिया? ब्लड दिया, तो वो IgM एंटीबॉडीज क्या करेंगी? जाके उस सेल पे लग जाएगी, और वो सेल क्या होगा? अल्टीमेटली ऑप्सोनाइज होगा, फेगोसाइट होगा, डिस्ट्रॉय होगा। इससे क्या लग रहा है, ये कौन सा रिएक्शन है? हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 है। कैसे? सेल पे एंटीजन लगा हुआ था, वहां पे जाके एंटीबॉडी लगी। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि कुछ माइनर सी एंटीजेंस होती हैं ब्लड प्रोडक्ट्स के अंदर, और वो माइनर सी एंटीजेंस क्या कर रही होती हैं? डिलेड टाइप रेस्पॉन्स दे रही होती हैं, और 10-15 दिनों के बाद पेशेंट में माइल्ड सी जॉन्डिस वगैरह हो रही होती है।
तो वो भी एक रिएक्शन है जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, डिलेड टाइप, या फिर हाँ डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हम बोल रहे होते हैं। अब हम एक एक करते हैं और समझते हैं ये कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम आते हैं टुवर्ड्स दी व्हाट, कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन विच इज नोन एज एलर्जिक या एनाफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सबसे पहले व्हाई वी आर कॉलिंग इट एनाफाइलेक्टिक या एलर्जिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। नहीं, बहुत गलत बता रहे हैं। दिस इज IgE mediated. This is the typical type 1 hypersensitivity reaction in which what IgE antibodies causes the mass degranulation of the mast cells or destruction of the RBCs. इसकी वजह से इस टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को क्या बोल रहे हैं, क्या एनाफाइलेक्टिक या एलर्जिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये हो क्यों रहा है। नॉर्मली हमारी बॉडी क्या कर रही होती है, फॉरेन एंटीजन से जो ब्लड प्रोडक्ट्स में एंटीजेंस हो रही होती हैं उनके अगेंस्ट क्या बना रही होती है, IgG एंटीबॉडीज बना रही होती है। जब भी हमने ब्लड ट्रांसफ्यूजन लिया, एनवायरनमेंट में प्लाज्मा प्रोटीन कहीं से भी, कोई हमने कोई दवाई ली थी, कोई हमने कोई ब्लड प्रोडक्ट लिया था, कोई ट्रॉमा हुआ था, उसके बाद एक्सटर्नल एलर्जन हुआ, इन सब चीजों को हो क्या रहा होता है, कोई फूड बॉर्न हमने कोई चीज खाई थी, कोई मीट वगैरह खाया था, इन सब के लिए क्या हो रहा होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी IgG एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही होती है। लेकिन इन सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स, इन सम इंडिविजुअल्स, उनमें उनके अंदर क्या हो रहा होता है, जब भी उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया तो उनकी बॉडी क्या कर रही होती है, प्रीवियस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में उनकी बॉडी क्या कर रही होती है, उन प्लाज्मा प्रोटीन्स के अगेंस्ट क्या कर रही होती है, IgE एंटीबॉडीज बना रही होती है। और वो IgE एंटीबॉडीज क्या कर लेती है, मास्ट सेल को क्या कर लेती है, अटैच हो जाती है। अब जब भी दोबारा इनको ट्रांसफ्यूजन होगा तो क्या होगा, देयर विल बी मैसिव मास्ट सेल डीग्रेन्युलेशन। एक तो ये रीजन है। दूसरा, द डू यू नो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन विच इज दिस एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, किन के अंदर हो रहा होता है, कोई बताएगा, मोस्ट कॉमन एसोसिएशन। नो, कोई जूम में से बताए, बच्चों में तो तुक्के मारो, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। नहीं, डॉक्टर सवेरा ने बताया IgA एंटीबॉडीज डेफिशिएंट पर्सन में होता है। यस, IgA डेफिशिएंसी। अब सुने, सबसे पहले एक बात सुने, IgA डेफिशिएंसी इज द मोस्ट कॉमन इम्यूनो डेफिशिएंसी ओवरऑल। उसमें क्या हो रहा होता है, इशू यही होता है कि पेशेंट के अंदर IgA डेफिशिएंसी होती है कंजेनाइटली। ठीक है, अब क्या होगा, उस पेशेंट को एक तो रिस्क बढ़ा हुआ होगा किसका, डायरियल इलनेस का, रेस्पिरेटरी इलनेस का। हम पेशेंट को क्या रखेंगे, प्रोफाइलेक्टिक एंटीबॉडीज में भी IVIG इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे रहे होंगे। दूसरा, इन पेशेंट्स के अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, अब लाजमी नहीं है कि जिसको IgA डेफिशिएंसी हो हमेशा उसको इन्फेक्शन हो। हमारे पास पेशेंट आया, मे बी ही इज अनडायग्नोज्ड विद IgA डेफिशिएंसी एंड वी ट्रांसफ्यूज हिम ब्लड, और उसको क्या हुआ, अचानक से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ। तो ये क्यों होता है, ड्यू टू IgA डेफिशिएंसी। हमारी बॉडी में IgA है ही नहीं, तो फॉरेन एंटीजन से जो भी फूड होगा, ट्रॉमा होगा, कुछ भी हो रहा होगा फ्रॉम द एनवायरमेंट, जब भी IgA एंटीबॉडी हमारी बॉडी के अंदर आ रही होगी तो उसके अगेंस्ट बॉडी क्या बनाएगी, यस, एंटी IgA एंटीबॉडीज। और वो कौन सी बनती है पता है, IgE टाइप की। अब कितना कंफ्यूजिंग टॉपिक है, देखें, पेशेंट इज IgA डेफिशिएंट, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, ट्रांसफ्यूजन हुआ था, या मे भी कुछ भी फॉरेन के थ्रू क्या आई, IgA एंटीबॉडीज। उसके पास जब है ही नहीं तो बॉडी क्या समझेगी, दिस इज फॉरेन, एंटीबॉडी नहीं समझेगी, उसको एंटीजन समझेगी। अब क्या करेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, और वो कौन सी बनाती है, ज्यादातर IgE एंटीबॉडीज बनाती है अगेंस्ट व्हाट, IgA, जो उसके पास नहीं थी। समझ में आ रही है बात।
तो अब क्या होगा, जैसे ही हमने उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया तो उस ब्लड में क्या होंगे, उस ब्लड के एमिनोग्लोबुलिन ब्लड के अंदर नहीं होते क्या, आईजीए भी तो हो सकता है ना। तो सुने, हुआ क्या कि बेसिकली उसके अंदर अंदर देयर इज अ मैसिव अमाउंट ऑफ व्हाट, आईजीई एंटीबॉडीज। अब थोड़ी भी उसके अंदर दोबारा गई तो क्या होगा, that anaphylactic reaction in the presentation is same within seconds to minutes होता है, और पेशेंट किस में जा रहा होता है, शॉक में जा रहा होता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का मेन सिम्टम इज प्यूराइटिस, वीजिंग, हाइपोटेंशन एंड ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन। समझ में आ गई। और इसके ट्रीटमेंट में आप लोग क्या दोगे, एपिनेफ्रिन देंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले इन सस्पेक्टेड इंडिविजुअल क्या करोगे, यू विल सी आईजीए लेवल्स, आईजीए टाइटर्स क्या है। अगर वो ट्रांस है तो हम क्या करेंगे, इम्यूनो रिडक्शन करेंगे ब्लड प्रोडक्ट के अंदर। समझ में आ गई। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप 1 ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जिसको हम एनाफाइलेक्टिक या एलर्जिक भी बोले, टाइप 1 नहीं बोलते हैं। अब द अदर इज बहुत सिंपल है। उसके अंदर क्या होता है, अक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा होता है कि हम पेशेंट को क्या करते हैं, रॉन्ग ब्लड टाइप उसको क्या कर देते हैं, ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं। हसनैन, जब हम रॉन्ग ब्लड टाइप उसको ट्रांसफ्यूज करेंगे तो क्या होगा, उसकी एंटीबॉडीज हमें पता है ऑलरेडी, पेशेंट का ब्लड ग्रुप है बी, हमने ए कर दिया, तो क्या होगा, उसकी बॉडी में अगेंस्ट दी ए ब्लड ग्रुप क्या होंगी, एंटीबॉडीज होंगी। जैसे ही हमने उसको ट्रांसफ्यूज किया, सारी एंटीबॉडीज आके उस क्या आरबीसीज को टैग करेंगी, आरबीसीज की क्या होगी, लाइसिस होगी, फेगोसाइटोसिस होगी। तो क्या होगा, मैसिव इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर व्हाट, हीमोलाइसिस, स्पेसिफिकली इंट्रावेस्कुलर। तो उससे क्या होगा, आरबीसी टूटेगा तो क्या बनता है, फ्री हीमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कहाँ जाएगा, यूरिन में, तो क्या होगा, हेमोग्लोबिन यूरिया। बहुत ज्यादा हेमोग्लोबिन यूरिन में जाएगा तो क्या करेगा, किडनी डैमेज। ठीक है, एटीएन कराएगा, एटीएन कराएगा तो क्या होगा, अक्यूट किडनी फेलियर, फ्लैंक पेन, ब्लू रिबन टूटने से बढ़ा हुआ होगा तो पेशेंट को क्या होगी, अक्यूट जॉन्डिस हो जाएगी। समझ में आ गया। हेमोग्लोबिन यूरिन में होगा तो कौन से कलर की यूरिन होगी, रेड कलर यूरिन होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, दिस एबीओ इनकॉम्पेटिबिलिटी मिसमैच ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जो कि क्या है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। और पेशेंट प्रेजेंट करता है विद इन 2 to 6 आवर्स। और कैसे प्रेजेंट कर रहा होता है, विद सडन फीवर, फ्लैंक पेन, हेमेचूरिया, और क्या, जॉन्डिस एंड इंक्रीज बिलिरुबिन लेवल्स। और सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है, आप क्या करो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस में पेशेंट है आपके वार्ड में, देखा आपने उसकी अचानक से तबीयत खराब हो रही है, क्या करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको हो रहा है, सबसे द फर्स्ट थिंग यू विल डू इज टू स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, फिर को छोड़ दो, अभी इतना काफी है। सही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप जो हमारे पास 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन या अक्यूट हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब हम आते हैं थर्ड टाइप पे, ये बहुत आसान है, दिस इज फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये क्या चीज है, देखो, जब भी हमने जैन ब्लड डोनेट करने गए, हमने क्या किया था, ब्लड इनका निकाल के रख दिया था ब्लड बैंक में। ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, डब्ल्यूबीसीज, आरबीसीज। अब डब्ल्यूबीसीज क्या रिलीज करेंगे, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन 1, टीएनएफ अल्फा, इंटरल्यूकिन 6। वो साइटोकाइंस किस में एक्यूमुलेट कर जाएंगे, ब्लड के अंदर। अब जब भी वो साइटोकाइन से भरा हुआ ब्लड, हर बार ऐसे नहीं होता, कभी कभी ऐसे होता है, जब भी वो साइटोकाइन से भरा हुआ ब्लड हम पेशेंट को क्या करेंगे, लगाएंगे, तो जैसे ही हमने पेशेंट को लगाया तो उसको क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, फीवर, शिवरिंग। तो अल्टीमेटली दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज फेब्राइल नॉन हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, बस हम ट्रांसफ्यूजन स्टॉप करेंगे और क्या करेंगे, मे बी यू विल गिव पैरास्टामोल, नहीं तो छोड़ देंगे, वो खुद ही क्या होता है। इसके अंदर जॉन्डिस होगी पेशेंट के अंदर, नहीं, क्यों, क्योंकि दिस इज जस्ट ड्यू टू साइटोकाइन जो कि फीवर करा रहे हैं, सिंपल।
और इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, अब लेफ्ट में ल्यूको रिडक्शन की जाती है, यानी WBC निकाले जाते हैं बिफोर ब्लड बैंक में रखने के लिए। सही है, समझ आ गया। अब हम आते हैं टुवर्ड्स दी चौथे टाइप विच इज नोन एज डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ये क्या चीज है? डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। समझ में आ रही है ना चीजें? बोरिंग कर लग रही है? अच्छा, डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या चीज होती है? डिलेड हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन इज समथिंग, हसनैन को बचपन में जो है वो टॉन्सिलेक्टोमी हुई थी और इनको एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। वो एबीओ कॉम्पिटेबल था, RH भी कॉम्पिटेबल था, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। लेकिन हमें शुरू से पता है फ्रॉम दी फिजियोलॉजी कि ब्लड में सिर्फ AB और RH नहीं होती है, और भी बहुत सारे नाम होते हैं एंटीबॉडीज के, और वो आप एंटीजेंस के वो नाम याद रखने, 3 याद रख लो। लिटरली दिस इज टेस्टेड कॉन्सेप्ट, इन बीएमई में भी आता है और ये टेस्ट होता है। वो एंटीबॉडीज कौन से हैं ये याद रखनी है, एंटीकेल और एंटीकिड और एंटी डफ एंटीबॉडीज। ठीक है, केल किड डफ, ये क्या होती हैं? ये माइनर एंटीबॉडीज होती हैं। अब क्या हुआ था, वो तब बनी थी लेकिन थोड़ी सी कम हो गई, या मे बी देयर रिसेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये एंटीबॉडीज बनी है लेकिन ये इतने ज्यादा तादाद में नहीं बनती है इनके अगेंस्ट। अब जब इस पेशेंट को दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो दिस डज नॉट कॉज एनाफाइलेक्टिक, क्योंकि IgA डेफिशिएंट नहीं है। दिस डज नॉट कॉज दिस हीमोलाइटिक, क्यों? क्योंकि एबीओ कॉम्पिटेबल ब्लड है। दिस डज नॉट कॉज व्हाट, फेब्राइल, क्योंकि साइटोकाइन रिमूव है। बट उस पेशेंट को उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ, वो 15 दिनों के बाद आया है with mild jaundice, increased bilirubin and may be raised, तो वो this is most probably due to what, those smaller amount of antigens, जो कौन सी थी, केल किड या डफ एंटीबॉडीज, और इनके अगेंस्ट जो रिएक्शन होता है हम उसको क्या बोलते हैं, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। आपको बात समझ में आ गई? और ये क्या होता है, माइल्ड होता है, सेल्फ रिजॉल्विंग होता है। समझ में आ गया? ये मैं सवाल पूछूंगा फिर आप लोगों से डिस्कस चीजें होगी कि डायग्नोस कैसे करता है। अब आता है हमारा आखिरी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, उसके बाद आप लोग रीड दोगे, विच इज ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है, समझ आ रहा है? हाँ, आप बताओ। एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, शाबाश। हसनैन हमें बोल रहे हैं कि एक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है तो उससे वॉल्यूम ओवरलोड होता है। तो हसनैन दिस इज, आप बोल रहे हैं ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड अक्यूट लंग इंजरी। तो मुझे बताएं ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड किसको बोलते हैं फिर? दिस इज टेको, जो आप बता रहे हैं ना, नॉट ट्रॉली। ये दो ही आते हैं, टेस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा टेस्ट होते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। किसी को पता है रूम में से what is the difference between TACO, टेको एंड ट्रॉली, TRALI? हाँ बताओ फिर, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना फर्स्ट ईयर में भी, इसे मैकेनिज्म बताओ आसान करके बहुत। देखे, ये रिएक्शन हर किसी में नहीं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हर किसी में नहीं होती है, बहुत रेयर होती है। एंड दिस ट्रॉली स्पेसिफिकली हैपेंस इन दोज इंडिविजुअल्स जो ऑलरेडी इंफ्लामेटरी स्टेट में चल रहे हैं और उनका न्यूट्रोफिल काउंट बहुत बढ़ा हुआ है। कौन से पेशेंट हो गए? लंग इन्फेक्शन के पेशेंट हैं, सेप्सिस के पेशेंट हैं, ICU पेशेंट हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन के पेशेंट हैं। हो क्या रहा होता है इनके अंदर, देयर इज मैसिव रिक्रूटमेंट ऑफ द न्यूट्रोफिल्स इनटू द डिफरेंट बॉडी टिश्यूज, और उसमें से एक जगह कौन सी होती है, कैपिलरी एंडोथेलियम ऑफ द वॉट, ऑफ द लंग्स भी। ठीक है, अब ब्लड के अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। क्या है, सबसे पहले उनकी जो एंडो, जो माइनर वेसल्स हैं लंग्स की, वो भरी पड़ी हैं किससे, न्यूट्रोफिल्स से। सही है, एक तो प्रीवियस रिस्क फैक्टर आ गया। अब क्या हुआ, आपने उस पेशेंट को दे दिया ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर बहुत सारी एक्टिवेटिंग क्या होती है, एंजाइम्स होते हैं, एक्टिवेटिंग
एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज थोड़े अमाउंट में होती है, एंटी ल्यूकोसाइड एंटीबॉडीज होती है, HLA एंटीबॉडीज होती है। तो अल्टीमेटली अब पेशेंट विद द प्रीवियस रिस्क फैक्टर, उसकी लंग्स भरी पड़ी है न्यूट्रोफिल्स से, उसको हमने जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, तो हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या होगा, दो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज लंग्स में जाके उन न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करेंगे, विच विल कॉज व्हाट, मैसिव इन्फ्लामेशन, जिससे क्या होगा, देयर विल बी कैपिलरी एंडोथेलियल लीक, कैपिलरी वेजोडाइलेशन and capillary damage, which will lead to what, acute lung injury and pulmonary edema, which is not due to heart failure. This is known as what, transfusion related acute lung injury. आ गया समझ? चलो समराइज करते हैं दोबारा. पेशेंट इज हैविंग दिस फैक्टर, न्यूट्रोफिल्स आर ऑलरेडी रिक्रूटेड इन लंग्स. हमने क्या किया, ब्लड प्रोडक्ट दिया विथ दोज एक्टिवेटिंग एंटीबॉडीज इन ब्लड. क्या हुआ, ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट हुआ, लंग्स में जाके उन्होंने न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट किया. न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, इन्फ्लामेशन. लंग्स में हुई तो क्या हुआ, कैपिलरी लीक, एंडोथेलियल डैमेज, क्या होगा, एडिमा. एडिमा होगा तो क्या होगा, हाइपोक्सिया. हाइपोक्सिया होगा तो क्या होगा, सैचुरेशन ड्रॉप, डिस्निया, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर. और क्या होगा, अक्यूट लंग इंजरी होगी. और क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा होगा. समझ में आ गया. और क्या होगा, इंफ्लामेशन है तो फीवर. और रिस्क फैक्टर आपको पता है. दिस वॉज ऑल अबाउट द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस और ट्राली भी. आई होप कि आपको समझ आ गया. सिर्फ अब एक बात आपने आखिरी समझनी है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्राली एंड टेको. ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड, वो बहुत सिंपल है. देखो सर्कुलेटरी ओवरलोड किन में होगा, ज्यादा ब्लड आपने ट्रांसफ्यूज कर दिया, या फिर जिनका दिल सही से काम नहीं कर रहा, पेशेंट विद डिक्रीज आउटपुट, आपने क्या दिया, उनको बहुत ज्यादा ब्लड प्रोडक्ट दिए. अब क्या हुआ, मेसिव इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम हुआ, हार्ट सही से पंप नहीं कर रही, तो क्या होगा, देयर विल बी पीछे लीकिंग ऑफ द ब्लड इन द पल्मोनरी टिश्यू. जब भी इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ता है तो हार्ट अगर इतना पंप नहीं कर पाती तो क्या होता है, अपने पल्मोनरी एडिमा. और वो पल्मोनरी एडिमा क्यों हो रही है, या तो बहुत ज्यादा ट्रांसफ्यूजन, या तो हार्ट सही से काम नहीं कर रही. और उस सर्कुलेटरी ओवरलोड की वजह से जो मैसिव अक्यूमुलेशन ऑफ द पल्मोनरी एडिमा हो रही होती है, पल्मोनरी में ब्लड जमा हो रहा होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड. अब हाउ यू विल डिफरेंशिएट, यू विल डिफरेंशिएट विद द रिस्क फैक्टर्स. वो आईसीयू का पेशेंट है, सेप्सिस का पेशेंट है, पल्मोनरी इन्फेक्शन का ये पेशेंट है, विथ रिकरेंट ट्रांसफ्यूजन का, मे बी छोटा बच्चा है, आपने ब्लड वॉल्यूम ज्यादा लगाया है, मे बी पेशेंट विथ हार्ट फेल्यूर है. दूसरा क्या, दो मेन है, दो और फैक्टर बताओ मुझे. इसके अंदर क्या होगा, ये जो ट्राली वाला है, इसके अंदर फीवर होगा, इसके अंदर फीवर नहीं होगा. तीसरा क्या, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम किसका बढ़ रहा है, इसका, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होगा ज्यादा होगा, शाबाश, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होगा. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ट्राली और टेको में. किस में ब्लड प्रेशर बढ़ा होगा, टेको में. ठीक है, क्यों, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है. ट्राली में क्या है, इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम तो नॉर्मल है, लेकिन पेशेंट शॉक में जा रहा होगा, तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर. The most important point. And you will treat him with anti-inflammatory, you will treat him with diuretics. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ट्रेको ट्राली, ये कभी भी नहीं भूलना. दिस इज द मोस्ट हाई एंड कॉन्सेप्ट इन व्हाट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस. ठीक है, अब आप लोग इस पेज को रीड दे दें. आप सब लोगों को जिन्होंने जूम पे ज्वाइन किया हुआ है उनको समझ आ रही है चीजें. आज का थर्ड टॉपिक विच इज अबाउट ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस, and it is on page number 117, in which we will discuss about four types of transplant rejections. अब जिन्होंने हाइपर सेंसिटिविटी आता है उनको ट्रांसप्लांट उनके लिए बहुत आसान है. सो ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस है क्या, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि ट्रांसप्लांट क्या चीज होती है. क्या चीज होती है, एक जगह का टिश्यू दूसरी जगह लगा है.
ठीक है, वो ग्राफ्ट नहीं है। हाँ ठीक है, ऑर्गन भी तो जा सकता है ना एक जगह से, क्या एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन की तरह। ठीक है, और नॉर्मली हमें कब जरूरत पड़ रही होती है ट्रांसप्लांट की? जब ऑर्गन फेलियर हो रहा होता है। स्पेशली सबसे ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट दो होते हैं। बीएनबी दिखाता है यूएस का डेटा इन 2014 2014 में, और भी मेरे ख्याल से टर्म होता है। तो बहरहाल इट डिपेंड्स अपॉन के हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट कहाँ से कर रहे हैं और कौन सी जगह पे कर रहे हैं। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी रिजेक्शन के चांसेस कितने हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्विन ब्रदर होता है उसके साथ हमारे क्या होते हैं, एचएलए ज्यादा मैच कर रहे होते हैं, एंटीबॉडीज ज्यादा मैच कर रही होती हैं। जो एमएचसी का हम बोले एंटीजेंस, वो ज्यादा मैच कर रही होती हैं एज कंपेयर टू कोई हमारा दूर का रिलेटिव हो। ठीक है, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन व्हाट ट्रांसप्लांट पैथोलॉजीज। ठीक है, अब ट्रांसप्लांट के रिएक्शंस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड डिपेंडिंग अपॉन द पैथोफिजियोलॉजी। को ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन से 4 टाइप्स है? टाइप 1 इज हाइपर acute, देन acute, देन chronic, देन होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट। उसको अलग कर दो, हम आते हैं सबसे पहले हाइपर acute ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। नाम से ही पता चल रहा है occurs just within the minutes of the transplant, एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट। जो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज हाइपर acute ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ठीक है, वो क्या चीज है और ये क्यों हो रहा है? दिस हैपेंस ड्यू टू, फॉर सपोज हमारे पास एक पेशेंट है, दिस हैपेंस एक्चुअली ड्यू टू द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। कि बॉडी ने क्या किया हुआ है, प्री फॉर्म्ड उस पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट क्या किया हुआ है, एंटीबॉडीज बनाई हुई है। जब हमने क्या किया, एक फॉर सपोज पेशेंट है, उसको क्या हुआ है, प्रीवियस में भी ट्रांसप्लांट हुआ है कोई, उसने क्या किया, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना ली है। प्रीवियस कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है तो उस एंडोथीलियल सेल्स के अगेंस्ट उसने एंटीबॉडीज बना दी है। कोई प्रीवियस कोई भी उसका एक्सपोजर हुआ है, तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज इन दैट पर्टिकुलर ह्यूमन। और जैसे ही हम क्या करने लगते हैं, वो ऑर्गन क्या करेंगे, उसको लगाएंगे और ग्राफ्ट को हम क्या करेंगे, वेसल्स को हम क्या करेंगे, एनास्टोमोस करेंगे। तो क्या होगा, दोज एंटीबॉडीज ट्रेवल टू दैट ऑर्गन और क्या करेंगी, वो हाइपर अक्यूटली क्या करेंगी, डैमेज एंड इन्फ्लामेशन ऑफ दैट ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन एंड उसकी वेसल्स। तो दिस इज नोन एज व्हाट, हाइपर अक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। और ये हमें कौन सा रिएक्शन लग रहा है हाइपर सेंसिटिविटी का? जैन बताएगा। हाँ, शाबाश, यस, सेल पे लगे हैं। जीशान ने भी बताया, यहाँ से सोबिया ने भी बताया, दिस इज टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, सेल पे एंटीजन लगे हुए हैं। जैसे ही हमने उसको कनेक्ट किया, ब्लड उसका फ्लो हमने स्टार्ट किया, तो क्या हो गया, अचानक से हमें नजर आएगा कि देयर इज साइनोज्ड वेसल, देयर इज साइनोज्ड ऑर्गन, and you will see the patient is becoming hypotensive, and you will see there is like redness and inflammation is starting even during the operation. तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन इज हाइपर अक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। और इसका ट्रीटमेंट क्या है, रिमूव द ऑर्गन, नॉट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। डायलिसिस पे चल रहा था ना, ठीक है, तो आप दोबारा ट्राई करोगे ना विथ मोर। और इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, अब अगली बार देन डॉक्टर देन बोल रहे हैं वो मर जाएगा, उसका ख्याल रखना है हमें। अब आप बताओ, वो दोबारा आपके पास आया है कि डॉक्टर साहब माय प्रीवियस ट्रांसप्लांट हैज बीन रिजेक्टेड एंड रिजेक्शन वाज हाइपर एक्यूट, अब मैं क्या करूं दोबारा ट्रांसप्लांट के लिए? इम्यूनोसप्रेस करेंगे, एंटीबॉडीज बनी हुई है फिर? नहीं, हम क्या करते हैं बिफोर दिस, व्हाट वी डू इज वी डू HLA मैचिंग करा रहे होते हैं। जितना HLA मिसमैच होगा, जितनी एंटीबॉडीज हम सारी डिटेक्ट करेंगे कि वो जो डोनर है उससे कितना मैच कर रहा है, जितना अच्छा मैच करेगा उस ट्रांसप्लांट का, उतना अच्छा सर्वाइवल का रिस्क वो होगा, चांस होगा। ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई।
अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स द acute transplant rejection and this happens within weeks to months of the transplant। और ये कैसे हो रहा होता है? This is due to delayed type of hypersensitivity reaction which is type 4 hypersensitivity reaction। और इसके अंदर क्या होता है कि उस जो हमने ट्रांसप्लांट किया है उन डोनर एंटीजेंस को, उन डोनर पेप्टाइड्स को बॉडी क्या परसीव करती है? एज अ फॉरेन एंटीजन। और हमारे CD8 सेल्स क्या कर रहे होते हैं? उनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और स्टार्ट करते हैं उनको डिस्ट्रॉय। और पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? विद दैट ऑर्गन फेल्यूर। फॉर सपोज किडनी है तो क्या होगा? क्रेटिनिन हमें बढ़ता हुआ मिलाएगा, प्रोटीन यूरिया नहीं स्टार्ट हो जाएगी, हाइपरटेंशन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर लंग्स है तो क्या होगा? डिस्निया स्टार्ट हो जाएगा, कफ में भी स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? तो दिस इज अक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। और ये किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू कौन सा टाइप 4 hypersensitivity reaction। and this is the only transplant reaction rejection which can be prevented through immunosuppressants। और हम इस पेशेंट की बायोप्सी लेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसमें याद रखने की है, तो हम क्या देखेंगे बायोप्सी के अंदर? कौन से हैं? टी लिम्फोसाइट्स की इनफिल्ट्रेशन उस ऑर्गन के अंदर। दोनों टाइप समझ में आ गए। अब हम आता है जो कि क्या है, क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन है विच इज अकर्स इवन इन मंथ्स टू ईयर्स। अब ये क्यों हो रहा है भाई? हमने पहले दो स्टेजेस तो पार कर लिए। अब पेशेंट है, फॉर सपोज उसको रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसकी भी एक लाइफ होती है, पता है ये बात? कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट भी लगता है, उसकी भी एक लाइफ होती है। इसी तरह जो दूसरे होते हैं, इवन जो रीनल ट्रांसप्लांट है उसकी भी एक लाइफ होती है, 20 साल, 30 साल में भी 40 years। वाई? यस, रिजेक्शन की वजह से। बट दिस रिजेक्शन इज नॉट ड्यू टू व्हाट? प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज। अगर वो रिजेक्शन होती तो क्या हो जाता? हाइपर एक्यूट। दिस रिजेक्शन इज नॉट ड्यू टू व्हाट? कि हमारे MHC कॉम्प्लेक्सेस उसके रिजेक्ट कर रही है बॉडी और CD8 सेल उसको पहचान रहे हैं और टाइप 4 करा रहे हैं, विच इज द एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। बट दिस इज ड्यू टू लुक, हम क्या कर रहे हैं? उस पेशेंट के अंदर एक फॉरेन बॉडी डाल रहे हैं, एक फॉरेन पूरी सर्कुलेशन उसकी तरफ जा रही है। तो क्रोनिकली जरूर कुछ ऐसी पेप्टाइड्स होंगी, क्रोनिकली जरूर कुछ ऐसी HLA एंटीबॉडी एंटीजेंस होंगी जो कि मिसमैच होंगी। लाजमी तो नहीं है ना, परफेक्शन तो नहीं होती ना। तो क्रोनिकली उन थोड़े थोड़े एंटीजन, उन थोड़े थोड़े पेप्टाइड्स के साथ हमारी बॉडी क्या दे रही होती है? मिक्स्ड रिएक्शन दे रही होती है। क्या? एक तो एंटीबॉडीज वाला भी, एक तो साइटोटॉक्सिसिटी वाला भी। और क्रोनिक इन्फ्लामेशन ओवर द ईयर्स जो चल रही होती है, अल्टीमेटली वो क्या कराएगी? उस ऑर्गन की एट्रोफी, डिसफंक्शन, फिब्रोसिस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज व्हाट? क्रोनिक ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। और क्यों हो रही है? मैंने क्या बताया? भले आपने इम्यूनोसप्रेशन दी, भले आपने सब मैच किया, लेकिन अल्टीमेटली फिर भी तो कुछ होगा ना जो अनमैच होगा। माइनर एंटीजेंस, माइनर पेप्टाइड्स। समझ में आ रही है? और ये क्यों माइनर ओवर द इयर्स क्यों हो रही है? क्रोनिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थोड़ा थोड़ी इन्फ्लामेशन हो रही होती है, TGF बीटा और ये सब, प्लेटिलेट ड्राइव ग्रोथ फैक्टर, ये सब करा रहे होते हैं। और अल्टीमेटली अगर हम इस टिश्यू की बायोप्सी लेंगे तो क्या होगा? इसके अंदर हमें क्या मिलेगा? स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन मिलेगी, फिब्रोसिस मिलेगी, एट्रोफी मिलेगी क्रोनिक के अंदर। ठीक है। अक्यूट के अंदर क्या मिल रहा था बायोप्सी में? हाँ, नॉट फाइब्रोसिस, व्हाट? लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन, अगर बोलना चाहो तो इन्फ्लामेशन। हाइपर अक्यूट में शाबाश, एंड क्रोनिक में फिब्रोसिस, एट्रोफी एंड स्मूथ मसल हाइपरप्लेजिया। और समझ में भी आ गया वो हाइपर अक्यूट क्यों है, वो अक्यूट क्यों है और वो क्रोनिक क्यों है। और क्रोनिक के इन्होंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। व्हाट? अगर ये इस जगह स्पेसिफिक लिखा हुआ है, नेफ्रोपैथी अगर किडनी में होता है, लंग्स में होता है, तो उसको बुक आपकी बोल रही है ब्रोंकोलाइटिक ऑब्लिटरेंस, विच इज बेसिकली व्हाट? ब्रोंक्यूल्स की क्या होती है? ब्लॉकेज होती है ब्रोंक्यूल्स की लंग ट्रांसप्लांट के अंदर। एंड दूसरा इन्होंने लिखा हुआ है
एक्सिलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, ये किस में हो रही होती है? हार्ट के अंदर हो रही होती है। समझ में आ गई? अब हमारा आज का आखिरी जो है वो टॉपिक है, विच इज ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन। और ट्रांसप्लांट में ना सबसे ज्यादा वो टेस्ट करते हैं हाइपर एक्यूट और एक्यूट के बीच में डिफरेंस, और दूसरा कौन सा जेन? ग्राफ वर्सेस होस्ट। ठीक है, ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन क्या है, एंड द ग्राफ वर्सेस होस्ट होता क्यों है, पता है असलिन? देखो होता क्या है, इसमें उल्टा हो रहा होता है। नॉर्मली क्या हो रहा है, हम टिश्यू आ रहा है हमारी बॉडी के अंदर, हमारा इम्यून सिस्टम उसको अटैक कर रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, शाबाश जीशान, कि हमारा होस्ट सिस्टम को जो ग्राफ के टी सेल हैं वो अटैक कर रहे होते हैं। समझ में आ रहा है? हमने जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया उसके अंदर क्या है, टी सेल्स है, और वो टी सेल्स क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। फॉर सपोज मैं रेसिपिएंट हूं तो मेरे डिफरेंट ऑर्गन्स को वो टी सेल डिस्ट्रॉय करेंगे। फॉर सपोज लिवर को करेंगे, स्किन को करेंगे, जीआई को करेंगे। इन द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन यू नो इन ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन इज रेश, डायरिया, एंड व्हाट, दिस जॉन्डिस। ठीक है भाई, क्यों? क्योंकि टी सेल जो हमने ट्रांसप्लांट की है वो क्या कर रहे हैं, स्किन को, जीआई को, लिवर को, एंड मे बी आर्थराइटिस, जॉइंट्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और भाई किडनी में होगा क्या ऐसा? ये कौन से ट्रांसप्लांट में मोस्ट कॉमनली होता है, ग्राफ वर्सेस होस्ट रिएक्शन? कोई जूम वालों में से बताए? मे बी थाइमस, बट थाइमस ट्रांसप्लांट कौन करेगा? शाबाश, दिस इज द मोस्ट कॉमन रिएक्शन जो किसके अंदर हो रहा होता है, इन बोन मेरो ट्रांसप्लांट। समझ में आ गई भाई? और बोन मेरो ट्रांसप्लांट हम किस में कर रहे होते हैं? ज्यादातर हम ल्यूकीमियाज में या ए प्लास्टिक एनीमियाज में कर रहे होते हैं। तो पता है ल्यूकीमियाज में ये पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका, क्यों? हाँ, जैसे ही हमने ट्रांसप्लांट किया तो वो क्या करेगा, जो ब्लड में खराब सेल्स हैं उनको भी वॉश आउट कर लेंगे टी सेल्स। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या है, अब इस बार कंप्लीटली न्यू टी सेल्स आ गए ना। नहीं तो वो हम बोन मेरो ऐसे थोड़ी कर देते हैं, वो हम मैचिंग करते हैं ना, भाई वगैरह देता है या कोई ट्विन देता है बोन मेरो भी। तो चले मैचिंग तो होती है ना, वरना तो ऐसे बोन मेरो में रिजेक्शन बहुत कॉमन होती है, ऐसे तो वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देना। समझ में आ रही है बात? तो द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन इज व्हाट? Post bone marrow transplant in the patient present after the 2 weeks with the complaint of what? Rash, fever, diarrhea, and deranged LFTs. So this was all about your what? Transplant rejections, thrombosis of the vessel in hyperacute, and lymphocytic infiltration in the acute. In chronic में क्या हो रहा है, fibrosis and everything. और host versus graft में क्या हो रहा है, fever, rash and diarrhea. And this was all about what? These transplant rejections. और this was all about today's lecture. I hope कि सबको चीजें समझ आ